लेखक साहब जो थे वह, इनको तो काम नहीं मिला लेखक के रूप में जर्नी स्टूडियो में। भीड़ में वो रहते थे, भीड़ में कलाकार होता था, जो कुछ पैसा मिलता था उसी में। लेकिन यह लेखक के रूप में स्थापित होने के लिए बाहर भी वो लगे हुए थे। बाहर का मतलब कि बाहरी प्रकाशन, जैसे आपका लक्ष्मी प्रकाशन है, राज प्रकाशन है, उस सब में अपनी कहानियाँ, कविताएं इत्यादि भेजते थे। लेखक के रूप में स्थापित होने के यही तरीके भी हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो ये थोड़े कि आप बॉम्बे चल जाइए, आप घर में बैठे बैठे भी लेखक बन सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी कहानियाँ, अपनी कविताएं, लेख, निबंध इत्यादि जो है वह बहुत सारे प्रकाशन जो कहानी किताब छापता है या आपका कविताएं छापता है, तो उसमें आप डालिए। उसमें आपका कहानी, किताब, कविता जो भी है वो अगर प्रसिद्ध हो जाता है तो आपको रॉयल्टी भी मिलेगा। आपको पता होगा कि लेखक, डॉक्टर, गायक, है ना, ऐसे लोगों को रॉयल्टी मिलता है। रॉयल्टी का मतलब होता है कि जब तक उसकी कहानी, कविताएं, गाना या फिर डॉक्टर का सिद्धांत जब तक चलता रहेगा तब तक उसके घर में सरकार के द्वारा रॉयल्टी माने पैसा, कुछ राशि जो है वो उसके घर में पहुंचता रहेगा। वो मर गया डॉक्टर साहब या लेखक या गायक मर गया, उसका बेटा को जाएगा, बेटा मर गया उसका पोता को जाएगा, पोता मर गया उसका बेटा को जाएगा। इस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जब तक चलता है, मतलब जब तक वो चलेगा, मतलब जब तक मार्केट में चलेगा। तो ये स्थिति होती है। तो लेकिन लेखक के रूप में स्थापित होना बहुत मुश्किल काम है। आपको समझिए कि अपना हृदय को बहुत कठोर करना पड़ेगा। क्योंकि होता यह है कि जैसे कोई कहानी या कविता आपने अपना लिख करके और लिफाफा में डाल करके और किसी भी प्रकाशक के पास आप भेजें, तो वो, अब तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया, अब तो लोग लिख करके व्हाट्सएप कर देते हैं या सब कुछ कर देते हैं। लेकिन पहले ज़माने की बात हम बता रहे हैं, तो उसमें होता था क्या कि लिफाफा में डाल करके प्लस अपना एक लिफाफा एड्रेस, अपना एड्रेस लिखा हुआ एक लिफाफा उसी में डाल करके भेजना होता था। क्योंकि अब वो जो है प्रकाशक उसको पढ़ेगा, उसको लगेगा कि ये कहानी जो है चलने योग्य है, मार्केट में चलना है, चल सकता है, तब वो कहानी अपने बुक में छापेगा। और अगर लगेगा कि नहीं चलने योग्य है तो उसी लिफाफा में जिसको आप भेजे हैं, अपना एड्रेस लिखा हुआ लिफाफा, उसी में डाल के वो भेज देगा आपके घर। और अगर आप वो लिफाफा नहीं भेजे तो डाल देगा कहीं और पड़ा रहेगा, कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो ये जो लेखक साहब थे अशोक मित्तल साहब, ऐसे ही कई प्रकाशकों के पास अपना कहानी, लेख, निबंध, कविता इत्यादि भेजते थे। तो सभी जगह से ये सभी प्रकाशक लोग वापस कर दिए थे। क्यों वापस कर दिए थे? क्योंकि इनका जो कहानी और निबंध लेखा था गांधीवादी रहता था। जो लोगों को लगता था कि सब नहीं चलेगा, अरे कहानी वानी जो जिसमें कुछ सा मर्डर हो, थोड़ा सा उसमें एक सस्पेंस हो, ऐसा कोई कहानी वो बाजार में चलने योग्य होता है। ये सब गांधीवादी कहानी नहीं चलेगा, इसीलिए सब जगह से उनका वापस हो गया था कहानी और कविता। और ये जो है लेखक साहब बड़ा मायूस रहते थे, क्योंकि इनका सब जगह से वापस हो जा रहा था। सब जगह से वापस हो जाने से मायूसी हो जाती है कि भाई मेरा कोई कहानी कविता कोई पसंद ही नहीं कर रहा है। तो हमेशा मायूस होते थे। एक दिन क्या हुआ कि एक न्यूज़पेपर देखे, द हिंदू नाम का न्यूज़पेपर, इंग्लिश में न्यूज़पेपर आती है, उसमें समाचार छपा था कि विदेश में, यानी इंग्लैंड में, कोई एक प्रकाशक हैं जो कवि भी हैं, वो अपना पत्रिका में ऐसे कवि और लेखक का लेख, निबंध, कविता छापना चाहते हैं जिसका सब जगह से वापसी हो गया है। तो न्यूज़पेपर जब पढ़े लेखक साहब तो बड़ा उनको खुशी हुआ कि चलो भाई, दुनिया में कोई तो है जो मुझ जैसा का ख्याल रखता है। तो उस न्यूज़पेपर में पत्रिका का नाम तो था द इनकाउंटर, लेकिन ना तो एड्रेस था और ना ही प्रकाशक का नाम लिखा हुआ था कि कौन प्रकाशक है, और एड्रेस भी ना था, कहाँ कैसे भेजा जाएगा।
देखिए प्रकाशक लोग ऐसा क्यों करता है कि, देखिए प्रकाशक लोग क्या करता है कि जैसे आपको बहुत से उसके पास, एक ही लेखक के पास तो एक ही लेखक से तो कहानी नहीं जाती है, बहुत से लेखक कवि लोग के पास से कवि कहानी कविता जाता है उसके पास। तो एक टीम बनाता है वो प्रकाशक, और टीम क्या करता है कि पढ़ता है सब कहानी को और कविता को। उस वही टीम तय करता है कि कौन कहानी छपना चाहिए कौन नहीं छपना चाहिए। क्योंकि प्रकाशक जो है एक किताब छापता है, और एक किताब जो है कि वो 10,000 15,000 कॉपी छापता है जो मार्केट में डालता है, उसको पूंजी लगता है। तो उसको वो चाहता नहीं है कि मैं पूंजी बैठ जाए, तो इसीलिए वो देखता है कि कौन मार्केट में कहानी चलने योग्य है उसी को छापता है। जिसको लगता है कि नहीं चलने मार्केट में कहानी नहीं है उसको नहीं छापता है, उसको फिर पुनः जहाँ से आए वहीं से भेज देता है। तो अब विदेश वाला जो प्रकाशक था वो ऐसा था जो सबसे अलग था। वो कहता था कि भाई जो जिसका सब जगह से वापस हो गया है उसी का हम छापेंगे। तो ऐसा अशोक मित्तल साहब पूरा तमिलनाडु में ढूंढने लगे कोई ऐसा जगह, कोई ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या लाइब्रेरी जहाँ पर ये पत्रिका, जो थी तो इंग्लैंड की पत्रिका, लेकिन कोई मंगाता हो, कोई पढ़ता चाहता हो, कोई जगह तो है जो कहाँ कहीं आता हो इनकाउंटर नाम का पत्रिका। पता करते 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 एक लाइब्रेरी मिला जहाँ पर ये पत्रिका मंगाया जाता था इंग्लैंड से, इनकाउंटर नाम की पत्रिका। इनको बड़ा खुशी हुआ कि चलो मिला। तो अब जब लाइब्रेरी गए तो लाइब्रेरी के गेट के ऊपर लिखा हुआ था नो परमिशन, लेकिन कोई नहीं मानता था, सब घुसता था। ये भी घुस गए तो लाइब्रेरियन से बोले कि हमको इनकाउंटर नाम का पत्रिका चाहिए था, वो दिए। तो देखे कि जैसे पत्रिका आता था वैसे रहता था, कोई उसको पढ़ता तक भी नहीं था। क्यों नहीं पढ़ता था भाई? क्योंकि उसमें वही कहानी कविता छपता था जिसका सब जगह से वापस हो जाता था, उन्हीं लेखक कवि का। लेकिन इनको जरूरत था अशोक मित्तल साहब को, तो निकलवाया अपना, और वो एड्रेस लिए। उस पत्रिका में छपा हुआ था कि किस एड्रेस पर इसको कहानी को भेजना है। वो एड्रेस लिए, प्रकाशक का नाम पढ़े, प्रकाशक का नाम पढ़े, तब अशोक मित्तल साहब के सुने हृदय में घंटी बजने लगा, टन टन। क्यों बजने लगा भाई? क्योंकि ये वही कवि थे जिनका आना जाना रहस्यमय हो गया था, जिसके भाषण पर सब सुध गए थे। ये वही कवि थे और प्रकाशक भी थे, और यही पत्रिका निकालते थे। लेखक साहब बड़ा खुश हुए कि चलो भाई, है ना, अपना ही आदमी है। जैसे अपना एक होता है ना कि आप मान के चलिए कि आप गांव के हैं, अपने गांव का चले गए विदेश। अब विदेश में जो है कोई यही गांव के आदमी मिल जाएगा कि बोलो रे कहना ही, ऐसा आप देहाती भाषा में बोल रहे हैं तो लगता है कि अपना आदमी है, चलो गर्व महसूस होता है। तो उसी प्रकार से लेखक साहब को जो है लगा कि चलो भाई अपना ही आदमी है वो, और तुरंत गए घर। और घर जा कर के तुरंत जो है वो लिफाफा निकाले और कागज़ में अपना सब कहानी वहानी सब लिख करके कविता सब डाले, और डाल करके लेटर बॉक्स में डालने जा रहे थे। तो खुशी के मारे कि अपना ही आदमी जैसे मिल गया हो। जैसे फिल्म में आप लोग कोई फिल्म में देखे होंगे कि भाई जब बचपन में बिछड़ जाता है, जब जवान होता है फिर लोग सब मिल जाते हैं तो एक खुशी होती है। उस टाइप का मैंने बिछड़ा भाई मिल गया हो, इस टाइप का खुशी उसको लग रहा था। और लेटर बॉक्स में डालते डालते वो एक गाना गुनगुना रहे थे। वो गाना कौन सा है उसमें चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, वो खाली गाना गुनगुना रहे थे। ऐसा नहीं आप बच्चों की सोचिए सर कौन गाना गुनगुना रहा था, वो बोलिए। सब लोग मैंने मैसेज करने लगे कि सर गाना बताइए, ऐसा बात नहीं है। एक गाना गुनगुना रहे थे, और गाना गुनगुनाते हुए यह भी सोच रहे थे लेखक साहब कि जब ये लेटर उनको मिलेगा इंग्लैंड में कवि को, तो ये वो भी कुछ ऐसा ही गाना गुनगुनाएंगे जैसा हम गुनगुना रहे हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा ही लगेगा जैसा कि हमको महसूस हो रहा है कि कोई बिछड़ा भाई हमको मिल गया हो। ठीक उसी प्रकार से गाना गुनगुनाएंगे जिस प्रकार से हिंदी फिल्मों में जब दो भाई बिछड़ते हैं शुरुआत में, फिल्म के शुरू में, तो पीछे से जो गाना चलता है, फिल्म के अंत में जब दोनों भाई मिलते हैं तो पीछे से वही गाना चलता है। जैसे आप लोग फिल्म देखे होंगे कर्ण अर्जुन, दोनों भाई बिछड़ते हैं तो बंधन टूटे ना, ऐसा कोई गाना है। कि लास्ट में मिलते हैं तो भी गाना चलता है। तो ऐसा ही फिल्मों में
के अनुसार जो है कि लेखक साहब सोच रहे थे कि ऐसा ही कुछ गाना जो है वो भी गुनगुनाएंगे। दरअसल पहले के फिल्मों में जो है लगभग कहानियां ऐसी होती थी, भाई बिछड़ने वाला। होता क्या था कि एक माँ के दो बच्चे होते थे, माँ गई है उसको मेला लेकर के, मेला में वही पगड़ी वाला गुंडा आ गया, भगदड़ मच गया। पुलिस भी आ गई कि पता चला पुलिस को कि मेला में गुंडा आया है। अब भगदड़ जो मच गया तो माँ से दोनों बच्चे बिछड़ गए और बच्चे लोग भी आपस में बिछड़ गए। अब गुंडा देखा कि पुलिस आ गया तो चलो भागो, बाद में आएंगे, बाद में मेला लूटेंगे। अब भागने लगा तो अपना घोड़ा के सामने देखता है कि एक बच्चा है, वो बच्चा को उठा के ले गया। पुलिस भी देखी कि भाई गुंडा तो भाग गया, चलो और हम लोग बाद में उसको पकड़ेंगे। अब पुलिस जब वापस थाने जा रही है तो देख रही अपने जीप के सामने एक बच्चा है, वो बच्चा उठा के पुलिस ले गया उसको। तो एक जो है गुंडा बन गया, एक भाई पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। फिल्म के अंत में जो है कि दोनों लगे लड़ने मैंने आपस में कि हम गुंडा पुलिस है। लड़ते लड़ते एक भाई का जो है कि बटन यहाँ खुल गया तो माँ का लॉकेट दिख गया, दूसरे भाई का थोड़ा सा यहाँ फट गया तो टेटू, माँ का टेटू। अरे तो हम लोग दोनों भाई हैं। फिर दोनों भाई मिल करके सारा गुंडा को साफ कर दी। तो ये कहानियाँ लगभग पहले के ज़माने में यही लगभग इसी प्रकार कहानी चलती थी। जब जिस समय की बात है 1940 की बात है, उस समय में कहानियाँ कुछ नहीं होता था, कहानी सिर्फ रामायण गीता का चलता था, गाने मेकअप होते थे। कहानी तो समझिए कि अब इधर से आने शुरू हुई हैं जब अमिताभ बच्चन का दौर आया, नहीं तो पहले उसी प्रकार से चलता था। तो क्या हुआ कि जब लेटर पहुंचा वहाँ, वो भी खुश हुआ और है कि अपनी पत्रिका में इनकी कहानी कविता छाप दिया, थोड़ा सा ये भी प्रसिद्ध हो गए, पैसा भी इनको आया। लेकिन दुखद बात ये रहा कि कुछ दिनों के बाद जेमिनी स्टूडियो बंद हो गया। अब जेमिनी स्टूडियो जब बंद हो गया, सब बेरोजगार हो गए। तो बाकी लोग जो पैसा वाला थे अपना अपना कहीं का रोजगार कर लिए, तो छोटा मोटा काम करते थे, दिन का मैंने समझे कि 2 रुपया 3 रुपया मिलता था। उस ज़माने में 2-3 रुपया एक मायने रहता था, मैंने आज के ज़माने को 200-300 कहिए, तो ये भी बेरोजगार हो गए। तो जब जेमिनी स्टूडियो में काम करते थे तब इनके पास पॉकेट में पैसा रहता था लेकिन समय नहीं रहता था। जब ये काम उनका जेमिनी स्टूडियो बंद हो गया तो काम जब छूट गया, बेरोजगार हो गए, तो अब इनके पास समय रहता था लेकिन पॉकेट में पैसा नहीं रहता था। तो जब ये मार्केट जाते थे अशोक मित्तल साहब, लेखक साहब, तो देखते थे सस्ता चीज़ कहाँ बिक रहा है, सस्ता तरफ उनका ध्यान ज़्यादा था। देखिए बच्चों, एक स्वाभाविक चीज़ है कि किसी व्यक्ति का पॉकेट अगर गर्म होता है, पॉकेट में पैसा रहता है, तो मार्केट जाएगा तो महंगा चीज़ को दिखेगा, कहाँ महंगा मिल रहा है, तो कहा ये सब फुरपतियाँ में लगा, चलो V2 में लेते हैं, स्वदेशी नेक्स्ट में लेते हैं। लेकिन अगर पॉकेट ठंडा हो, पॉकेट में पैसा कम हो या ना के बराबर हो, तो उसको सस्ता दिखाई देगा, और का V2 तीटू में जाइएगा, वह सब चीज़ बात यह लोग उठा के वो बेचता है वहाँ पर मंगा करके, फुटपथियों में ले लो, रहे ऐसा लोग सोचते हैं। तो लेखक साहब भी जब मार्केट तरफ निकलते थे तो सस्ता चीज़ दिखता था कि सस्ता करने क्या चीज़ मिल रहा है। तो एक बार क्या हुआ था कि किताबों का सेल लगा था मार्केट में और सस्ता में बिक रहा था किताब, कोई भी किताब 50 पैसा। तो क्यों ऐसा था? क्योंकि मूल किताब का फोटो कॉपी करके बेचा जा रहा था गरीब विद्यार्थियों के लिए। रूस की क्रांति जो हुई थी उसके 50वीं वर्षगांठ पर ऐसा किया जा रहा था। तो लेखक साहब को लगा कि चलो सस्ता मिल रहा है, देखते हैं कोई किताब, चले गए सेल में। तो वहाँ एक किताब इनको जचा, उस किताब का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। क्या नाम था बच्चों? द गॉड, G-O-D, गॉड, दैट, T-H-A-T, दैट, फेल्ड, F-A-I-L-A-D, फेल्ड, द गॉड दैट फेल्ड। वो उठाए, 50 पैसा पे किए और उस किताब को अपना घर ले आए। किताब को घर ला करके जब पहला पन्ना पलटे कि इसमें क्या क्या चीज़ है, तो उसमें देखे कि 6 विद्वानों की जीवनी है। और 6 विद्वान कौन कौन है?
तो गौर कीजिएगा कौन कौन है। एंड्री गाइड, रिचार्ड राइट, जेरूसलम, आर्थर कॉस्लर, लुइस फिशर, स्टीफन स्पैंडर। लुइस फिशर का नाम तो सुने होंगे आप लोग, गांधी जी के चैप्टर का जो है लेखक हैं लुइस फिशर। और स्टीफन स्पैंडर, स्टीफन स्पैंडर वही लेखक कवि हैं, वही प्रकाशक और कवि हैं जिनका आना जाना रहस्यमय हो गया था, जिसके भाषण देते ही सब सूद गए थे। उनका नाम था स्टीफन स्पैंडर। वो जो कवि पत्रिका में पढ़े थे ना, और उनका घंटी बजने का था, तो वही स्टीफन स्टैंबर का नाम पढ़े थे तो उनका घंटी बजने लगा था। आज जब एक किताब खरीद के लाए लेखक साहब, उसमें अंतिम नाम जब पढ़े स्टीफन स्पैंडर, तो उनके अंधेरे दिमाग में बत्ती जल गया। अरे तो वही कवि हैं और प्रकाशक हैं जिनका आना जाना रहस्यमय हो गया था, जिनके आने पर भाषण देने पर सब लोग सुत गया था। और जब पहले उन्हीं का जीवनी पढ़े लेखक साहब, और उनके जीवनी से में क्लियर हुआ कि वो जेमिनी स्टूडियो क्यों आए थे। तो बच्चों, जेमिनी स्टूडियो इसलिए आए थे वो कि अपने अंग्रेजी कविता को तमिल फिल्म में डलवाना चाहते थे। ये आने का मकसद हुआ। जाने का मकसद क्या था कि ऐसे शासन मना कर दिया कि नहीं, मैं ये आपका अंग्रेजी गाना तमिल फिल्म में नहीं डालूंगा। इसलिए नहीं डालूंगा क्योंकि अभी तमिल में यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अंग्रेजी तो दूर की बात है, अपना देश का जो भाषा है हिंदी और जर्मन करते हैं। अरे छोटा मोटा लोग सब तमिल लोग हैं, अब इसमें अंग्रेजी गाना डाल देंगे तो हम चलेगा नहीं मेरा। ये उस जमाने की बात मैं बता रहा हूँ। अभी अगर तमिलनाडु जाइएगा तो सब अंग्रेजी बोलता है। अभी अगर उधर तमिलनाडु तक जाइए तो या तो तमिल भाषा बोलिए या फिर अंग्रेजी बोलिए, तभी आप वहाँ पर रह पाइएगा। तो हिंदी कोई समझता ही नहीं है। हिंदी में किसी से बात कीजिएगा तो कुछ बोलेगा ही नहीं। अगर किसी को पूछ दिए कि भाई साहब ये रास्ता किधर गया, तो ऐसे चल देगा जैसे आपका बात वो सुनबे नहीं किया। लेकिन अगर वही पूछिए कि हे ब्रो वेयर दिस रोड लीड्स टू, तो बताएगा कि दिस रोड लीड्स टू हेयर एंड हेयर देयर, जिधर आपको जाना। तो कहने का तात्पर्य है कि उस जमाने की बात है, उस जमाने में अंग्रेजी उधर प्रचलित नहीं था। तो इसीलिए एस एस वासन उसके कविता को अपने फिल्म में नहीं डाले, और नहीं डाले तो बेचारा मायूस होकर चला गया। यही उसके आने और जाने का रहस्य था। उसके बाद लेखक साहब पूरे उसके जीवनी को पढ़ लिए। जीवनी को पढ़ने के बाद अब लेखक साहब को अपना एक हिम्मत भी आया कि मैं तो भूल गया था इनको, है ना, हमको याद भी आ गया। अब लेखक साहब क्या किए कि अपनी कहानी और कविता को पुनः जो है इनके पास भेजने लगे। और भेजने लगे तो अपनी इन्होंने जो है अपना पत्रिका जो छापते थे इंग्लैंड में, उसमें जो है ये इनका अशोक मित्तन साहब का कविता और कहानी छापने लगे अपनी पत्रिका में, और जिसके चलते धीरे 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 करके भी प्रसिद्ध हो गए, पैसा भी इनके पास आने लगा। और वो जो थे कवि महोदय, अंग्रेज कवि या अंग्रेज पत्र प्रकाशक जो भी थे, वो तो पहले से प्रसिद्ध थे ही, लेकिन इनका जो कहानी कविता जो जाता था इधर से अशोक मित्तन साहब का, वो इतना बढ़िया तरीके से मजा हुआ, इतना बढ़िया तरीके से आदर्शवादी गांधीवादी, तो बहुत चलने लगा। तो इसके वजह से वो भी प्रसिद्ध हो गए और उनके वजह से ये भी प्रसिद्ध हो गए। तो इस प्रकार से दोनों जो है अपने अपने प्रयासों से प्रसिद्ध हुए, सफलता को प्राप्त किए। तो कहानी के अंत में लाइन है, चैप्टर का मैंने बुक का जो नाम है गॉड दैट फेल्ड, उसके आगे अगर आप लोग देखिएगा नॉट लिख दिया गया, आगे नॉट लिखा हुआ है। तो इसका मतलब होगा कि जो व्यक्ति परिश्रम करता है ईमानदारी से, किसी के अंडर में नहीं रह करके, तो वो एक दिन जरूर सफल होता है, सफलता उसके साथ होती है। तो भगवान उसको फेल होने देते हैं। नॉट दैट गॉड फेल, मतलब ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी फेल होने नहीं देते हैं, मतलब किसी को असफलता नहीं देते। तो देखिए बच्चों, हम आपको बताए थे कि प्रत्येक चैप्टर में किसी न किसी आज़ादी की बात है। अब इसमें कौन सी आज़ादी की बात है, तो देखिए कि दोनों यहाँ के लेखक अशोक मित्तन साहब और वहाँ के कवि स्टीफन स्पेंडर साहब,
दोनों जो हैं जब अपनी सफलता के लिए किसी का सहारा ढूंढ रहे थे, मतलब ऐसे शासन का सहारा ढूंढ रहे थे, तब तक लोग दोनों सफल नहीं हुए। लेकिन जब जर्मनी स्टूडियो बंद हो गया, सहारा ढूंढना बंद कर दिए, तब ये लोग अपने अपने तरीके से दोनों सफल हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि सफलता के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से सफलता के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाइएगा। और किसी के सहारे बैठे रहिएगा तो वो भी बैठा रहेगा और आप भी बैठे रह जाइएगा। जैसे कि मान के चलिए कि आपको छत पर चढ़ना है, तो आपके बगल में बैठा हुआ लड़का के बारे में अगर आप सोचते रहिएगा कि ये लड़का जब उठेगा तो हम भी उठेंगे, हमको थोड़ा धक्का दे देगा तो हम छत पर चढ़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि आप भी बैठे रहिए, वो भी बैठा रहेगा, आप दोनों बैठे रहिएगा। लेकिन अगर आप उठ गए और छत पर चढ़ने लगे और कहीं हल्का फुल्का गिर रहा है तो उठ करके आपको धक्का दे दिया वो लड़का बगल में बैठा हुआ, तो उसकी बड़प्पन हो गई, आपको धक्का दे दिया क्योंकि आप उठ के प्रयास तो किए तब ना धक्का दिया। लेकिन अगर आप बैठे रहते कि वो जब उठेगा तब हम उठेंगे, तब ऐसा नहीं हो पाता। आप भी बैठे रहते, वो भी बैठे रहता है। इस पर एक छोटी सी कहानी आपको बताते हैं कि एक खरगोश के पीछे एक शेर पड़ गया था कि हम खा जाएंगे। तो बेचारा खरगोश भाग रहा था, आगे उसको मिला एक गधा, और गधा भैया हमको बचा लीजिए, शेर हमको खा जाएगा। अरे ये गधा बोला हमको शेर से अपने डर लगता है, हम तो भागवे करेंगे, तो हमको हम बचा नहीं पाएंगे, हम भागो, हम भी भागते हैं। उन्हें बचाया। फिर खरगोश तो शेर और नज़दीक आ गया था खरगोश के। फिर खरगोश के सामने एक गाय आई, वो गाय माता हमको बचाइए, शेर हमको जो है खा जाएगा। अरे देखता नहीं वो मालिक हमको थोड़ी देर के लिए बांधा है, यहाँ पर ले जाएगा, हम बचा नहीं पाएंगे, भागो अपना जो करना करो। तब तो शेर और नज़दीक आ गया। खरगोश भाग रहा था, सामने बकरी मिली, और बकरी दीदी बचाइए, शेर हमको खा जाएगा। तो बकरी बोली कि अरे बाप रे बाप, शेर से तो हमको भी भय है, हम भागते हैं, तो हम तुमको बचा नहीं पाएंगे, तुम अपना करो जो कर रहे हो, हम भाग रहे हैं। तब तक खरगोश जो है कि खरगोश के और नज़दीक से आ गया था, इतना नज़दीक आ गया कि अब न तब वो झपट्टा मार के खा जाता। अब खरगोश देखा कि अब तो मौत हमारी तय है, तो क्या किया कि सबका सहारा छोड़ करके आंख बंद किया और भागने लगा, आंख बंद करके, कि मौत तो तय है कि अब रुकेंगे भी तो ये मौत है, भागेंगे भी तो ये मौत है, क्योंकि इसका पेचित कर नहीं सकते हैं, तो जो हो जाए, कुआं में गिरे, गड्ढा में गिरे, नाला में गिरे, कहीं भी गिरे, लेकिन अब आंख बंद करके भागो भाई, जो करना होगा होगा। आंख बंद करके भागना शुरू किया, भागते 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 भाग बहुत दूर जब पहुंच गया तो धीरे धीरे आँख खोलने लगा कि क्या हम जिंदा हैं कि मर गए हैं। तो देखते हैं कि हम तो ठीक है ठाक। पीछे देखता है कि बाघ कहाँ गया, देखता है कि बाघ कहीं है ये नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये सफलता का राज है। सफलता प्राप्त करने के लिए ऐसा ही करना पड़ता है, कोई साथ नहीं देता है, आपको स्वयं ही जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। स्ट्रगल इज लाइफ, लाइफ इज स्ट्रगल, जीवन ही संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है। पानी की बूंदें जो हैं वह नदी बहती है, उसमें से कुछ बूंदें जो हैं सोचती थी कि अरे भाई बहुत दिन भर बहना पड़ता है, रात भर बहना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, कुछ रेस्ट नहीं मिलता है। तो कुछ बूंदें क्या हुआ कि मीटिंग करके छपाक से जो है वह नदी के किनारे गड्ढा था, गड्ढा में वो लोग आ गए और अब आराम आ गया, आराम फरमाने लगे। और जो बह रहे थे नदी में उसको दुष भी रहे थे कि अरे तुम लोग दिन भर मेहनत करते रहेगा, रात भर खटते रहेगा, तुम पेट नहीं भरेगा। लेकिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़ा लग गया, जब गर्मी का दिन आया तो सूख गया, और जो नदी में बह रहे थे वो जिंदा थे, बहते रहे, समुद्र में पहुंच गए। तो कहने का मतलब है कि चलना ही जिंदगी होता है, ट्राई एंड ट्राई अगेन, टाटा
टाटा का जो फुल फॉर्म है ट्राई एंड ट्राई अगेन होता है, यानी कि आप प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, लेकिन किसी के सहारे नहीं। सहारा जहाँ ढूंढिएगा कि इसके सहारे हम सफलता प्राप्त कर लेंगे, तो वो आप धोखा खा जाइए, कभी सफलता उसे नहीं मिलेगा। सफलता के लिए स्वयं ही आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ, कोई सा रास्ते में आपको हेल्प कर दिया तो ये आपकी उसकी बड़प्पन है, लेकिन हेल्प के सहारे अगर आप आगे बढ़ना चाहिएगा तो कभी बढ़ नहीं पाइएगा। तो ये चैप्टर बताता है कि सहारे की आज़ादी, सफलता के लिए किसी सहारे से की आज़ादी, ये चैप्टर बता रहा है। तो ये सफलता की कहानी बता रहा है, संघर्ष की कहानी बताता है। संघर्ष किए। एक आप ऊँट को देखे होंगे, उटनी को देखे होंगे। उटनी जब बच्चे को जन्म देती है तो उटनी जो है बच्चे को जन्म खड़े खड़े देती है और बच्चा धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गिरते ही अब घने जंगल में अगर इससे से पड़ा हुआ रहेगा तो कोई उसको खा जाएगा। तो उटनी क्या करती है, अपने पीछे वाला पाँव से बच्चे को मारती है, जोर से, इतना जोर से मारती है कि बच्चा उठ के खड़ा हो जाता है। और जब खड़ा हो जाता है तो उतना पाँव उसका मजबूत नहीं है कि वो खड़ा रह पाए, फिर गिरता है, फिर माँ मारती है, फिर उठ के खड़ा होता है। वो तब तक मारते रहती है जब तक वो चलने नहीं लगता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल, यही संघर्ष की कहानी है। तो ये चैप्टर इसी सफलता की बात को बताते हुए समाप्त होता है। धन्यवाद।